Assalamualaikum. Hi students, welcome back to another video. This is me Sarwahab and you are watching for the stocks of Wahab. तो आज सेकंड ईयर का डे 7 चैप्टर 17 आपके लिए हाजिर है और इसमें हम इंशाल्लाह बात करेंगे एमसीक्यूज की एज यूजुअल न्यूमेरिकल शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो जो कुछ मैंने इसके हवाले से ताज़ी खबर में दिया है वो लाजमी तैयारी कीजिए और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो नोट्स में एक्स्ट्रा हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उनकी तैयारी कीजिए। चलिए सबसे पहले आते हैं इसके एमसीक्यूज। ठीक है बेटा, तो एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। चैप्टर 17 की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और तकरीबन हमारे पास इसके 48 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब बात करते हैं पहले एमसीक्यूज़ की। पहले एमसीक्यूज़ में कह रहा है आपसे, देखो, अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू विच मेजरमेंट्स आर मेड आर कॉल्ड। बेसिकली जब भी मेजरमेंट की जाती है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट्स की नीड पड़ती है, रेफरेंस की नीड पड़ती है, ओरिजिन की नीड पड़ती है, तो उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है, टू में कह रहा है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ये बताता है कि जब किसी मेटल पे लाइट शाइन की जाए, उसकी मखसूस कंडीशंस होती हैं ज़ाहिर है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स वो जो एमिट होते हैं, ठीक है, उनको फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, क्या वो सब के सब रेस्ट में होते हैं? क्या उनके पास एक जैसी काइनेटिक एनर्जी होती है? क्या उनका एक जैसा मोमेंटम होता है? या उनकी स्पीड्स होती हैं वेरिंग फ्रॉम ज़ीरो अप टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू? तो ये बात दुरुस्त है। एक तो ज़रूरी नहीं कि सारे रेस्ट में हों, ज़रूरी नहीं कि सबकी सेम एनर्जी हो, डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, सेम मोमेंटम भी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या कि डिपेंडिंग कि किसकी कितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा स्पीड रखेगा, तो लिहाजा दे हैव वेरिंग स्पीड्स। ज़ीरो भी हो सकती है जो रेस्ट में होंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं होगा, तो ज़ीरो से लेके वेरिंग स्पीड आपको मैक्सिमम वैल्यू तक मिलती है उनकी। ठीक है, अच्छा जी। फिर तीसरे में कह रहा है व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप अ वेरी हाई फोटोन इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। ये टॉपिक बेसिकली पेयर प्रोडक्शन का है कि जब आप एक हाई एनर्जी फोटोन, ठीक है, अमूमन उसमें गामा रे फोटोन होता है, जब आप उसको किसी न्यूक्लियस से हिट करवाते हैं, लाइक उसको स्टॉप करते हैं, तो क्या होता है व्हेन वी ट्राई टू स्टॉप हाई फोटोन, तो जब आप जिससे उसको हिट कराते हैं जिस न्यूक्लियस से, तो वो फोटोन अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। इसको कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये मटेरियल बन जाती है, लेकिन ये दो ऐसे पार्टिकल आते हैं जो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अच्छा जी, और इस प्रोसेस का जो इन्वर्स रिवर्स प्रोसेस है जिसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं चौथे में इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की लाइट शाइन करने से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकलें तो फ्रीक्वेंसी तो फिक्स हो गई है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलें तो आपको ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट शाइन करानी पड़ेगी, यानी आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अच्छा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है आप ज़्यादा फोटोन दे रहे हो और फोटोन के बदले आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अच्छा जी, पांचवे में कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हमारी सोलर प्लेट्स होती हैं, आप देखते हैं कि लाइट एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पेयर प्रोडक्शन करने के लिए, जो कम से कम एनर्जी का फोटोन हमें चाहिए, उसकी एनर्जी होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको इस तरह भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल आपके पास आखिरी वाला एमसीक्यूज आएगा, वो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, ये वाला, जिसमें कह रहा है कि इफ़ एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो पेयर प्रोडक्शन जो होती है उसके लिए मिनिमम एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन की वो रिक्वायर होती है, वो होती है 2m0 c²। इसका मतलब ये होता है बेसिकली 2m0 c² इक्विवेलेंट होता है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। उसकी वजह यह है कि देखो, पेयर प्रोडक्शन में एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनता है। एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन की सिंगल जो रेस्ट एनर्जी होती है ना, वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्योंकि इसमें पेयर बनता है,
तो लिहाजा हमें उसकी डबल एनर्जी चाहिए, तो लिहाजा हमें 2m0c² या उसकी जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है बेटा, तो इस वाले MCQs में हमने लास्ट वाला भी कवर कर लिया। इसी तरह से 7 में कह रहे हैं कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है इलेक्ट्रॉन की तो बेटा आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। दो बातें याद रखना, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वीडियो भी देख लेना मेरी वाली, आपका ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ानी है तो आपको लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, लेकिन अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन होता है कब? इसमें एक कंडीशन होती है, जो एनर्जी हम देते हैं ना वो एनर्जी उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एच वी का मतलब है जो एनर्जी हम दे रहे हैं, और फाई नॉट का मतलब है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी है जिससे मेटल उस सरफेस को ब्रेक करेगा। अब अगर ब्रेक कर देगा तो सिर्फ ब्रेक ही करेगा, बाहर नहीं आ सकता, सरफेस पे ही रहेगा, या फिर सरफेस से बाहर भी नहीं आएगा। ब्रेक करने से थोड़ी ज़्यादा ही एनर्जी होनी चाहिए। सो लिहाजा जो एनर्जी हो वो वर्क फंक्शन यानी सरफेस को ब्रेक करने की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा एनर्जी हमें देनी चाहिए। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल होता है, उस इनर्शियल का मतलब ये होता है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ लेकिन आप इसकी वीडियो में भी देख लेना कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है बेटा, और इसका ऑपोजिट नॉन इनर्शियल होता है कि जो किसी वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसको नॉन इनर्शियल कहता है। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट में जो स्कैटर्ड फोटोन होता है, अब कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, एक फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। फोटोन जिस फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ आता है, टकराने के बाद जब वो डेविएट कर जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज हो जाती है, क्योंकि वो अपनी कुछ एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किक कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो लिहाजा उसकी एनर्जी हो जाती है कम, और एनर्जी की कम होने से फ्रीक्वेंसी हो जाती है कम, और फ्रीक्वेंसी अगर होती है कम तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो याद रखना, जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से स्मॉलर होगी और वेवलेंथ जो है ना वो ग्रेटर होगी। ठीक है बेटा, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड करता है ओनली ऑन फोटॉन्स स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, यानी फोटोन में कितना वेवलेंथ शिफ्ट आएगा, इट ओनली डिपेंड्स कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कितने एंगल पे स्कैटर कर जाता है। ये आपको कॉम्पटन इफेक्ट में बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर इससे पहले पढ़ा हुआ है तो समझ आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इसके बाद जब आपको लॉन्ग डिस्कस करूँगा तो वो बातें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है hc/λ। h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, c का मतलब है फोटोन की स्पीड यानी स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कॉरिस्पॉन्डिंग टू द वर्क फंक्शन। ठीक है, हमें जो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है जो कि वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट हो, यानी वो मखसूस एनर्जी जो हम दें जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उस एनर्जी के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी बनती है, यानी वर्क फंक्शन वो चीज़ होती है जिसके मुताबिक हमें एनर्जी देनी है। अब एनर्जी से रिलेट करता है फ्रीक्वेंसी, तो अगर एक फोटोन किसी मखसूस एनर्जी का है तो उसकी कुछ मखसूस फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो जो मखसूस फ्रीक्वेंसी है जिस पे कहीं जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट की स्पीड होती है ना वैक्यूम में, इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। आइंस्टाइन ने यही कहा कि हर रफ्तार रिलेटिव है, हर ऑब्जेक्ट की स्पीड रिलेटिव है सिवाय लाइट की स्पीड के। लाइट की स्पीड ऑब्जर्वर या सोर्स हर किसी से इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी कभी लाइट की स्पीड से ज़्यादा या कम ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो लाइट की स्पीड हर किसी के लिए क्या होगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी। याद रखना, लाइट की स्पीड किसी के लिए नहीं बदलेगी, लेकिन सब लाइट की स्पीड के लिए बदल जाएंगे। पैरामीटर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लाइट किसी पैरामीटर के लिए नहीं बदलती, लाइट हर किसी के लिए, सोर्स हो या ऑब्जर्वर हो, उनके लिए इंडिपेंडेंट होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है बेटा, अच्छा जी। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर स्टॉप कर दिया जाए एक हाई एटॉमिक वेट बाय मेटल ऑफ हाई एटॉमिक वेट से, यानी कि उसमें एब्जॉर्ब करा के, सो द फेनोमेना गिव राइज टू एक्स रेज। ये एक्स रेज प्रोडक्शन कहलाती है कि हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को किसी
मेटल से जिसका हैवी वेट हो उससे उससे कोलाइड या फिर उससे हिट करवाएं, बम्बार्ड करवाएं, तो उसके नतीजे में जो रेस क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, उनको एक्सरेज या रोइंटन रेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्वेशन। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हमें आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी रिलेशन E=mc² है वो किससे मिला है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉम्पटेंट से नहीं मिला, पेयर प्रोडक्शन से भी नहीं मिला, एनिहिलेशन ऑफ मैटर एंड पेयर प्रोडक्शन। इसमें उसका इस्तेमाल ज़रूर है, उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर है, बट एग्जैक्टली उसकी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो हमें जो मिली है वो मिली है प्रोटॉन्स इंड्यूस रिएक्शन, ठीक है। इसका कोई डिटेल डिस्कशन हमारे पास इतना ख़ास हमने नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन आवर नीड। तो आगे आप कभी किसी मरहले पे पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। तो बहरहाल ये वो एक्सपेरिमेंट है, प्रोटॉन्स इंड्यूस होने का रिएक्शन है, जिससे हम एनर्जी कन्वर्जन को, एनर्जी मास कन्वर्जन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 17 कहता है कि जो वेव नेचर ऑफ लाइट है इज प्रूव्ड बाय पोलराइजेशन, ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ब्लैक बॉडी, कॉम्पटन या फोटो इलेक्ट्रिक, इन सब में जिक्र होता है फोटोन का। फोटोन को हम एक पार्टिकल मानते हैं जो डुअल नेचर रखता है, लेकिन अगर प्रॉपर वेव नेचर की बात की जाए तो वो पोलराइजेशन में ही पॉसिबल होता है, ठीक है। क्योंकि पोलराइजेशन में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के हवाले से, जो कि वेव नेचर के अकॉर्डिंग ही समझी जाती हैं। कि पोलराइजेशन में जो है वो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक किस्म से फ़िल्टर हो जाती है, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक फील्ड ब्लॉक हो जाती है, दूसरी फील्ड ट्रैवल करती है, इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें हम पोलराइज़र लगाते हैं, सनग्लासेस लगाते हैं, तो लाइट पोलराइज होके डिम होके इंटेंसिटी कम करके जो है वो अपना रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है, इस तरह से। तो इस फिनोमेना में हम लाइट की वेव नेचर का ही जिक्र करते हैं, इसमें पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं कर सकते इसको। अच्छा जी, ब्लैक बॉडी के 4 लॉज हैं, जिसमें से जो पहला लॉ है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसके मुताबिक जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेडिएशन का तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर पे शिफ्ट होती जाएगी, तो लिहाजा इनका रिलेशन इन्वर्स होता है। सो लैम्डा मैक्स और टाइम का प्रोडक्ट जो होता है, सॉरी टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। 19 में कहता है कि जो विजिबल लाइट होती है ना, इसके लिए पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास जो स्मॉल से लार्ज तक जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम स्टार्ट से देखें तो हमारे पास गामा रेज हैं, देन एक्स रेज हैं, ठीक है, देन हमारे पास जो है वो अल्ट्रा वायलेट हैं, देन विजिबल हैं, देन इंफ्रा रेड हैं, ठीक है, देन फार इंफ्रा रेड हैं, देन हमारे पास रेडियो वेव्स हैं। तो इसमें जो मिडिल रेंज आती है वो विजिबल लाइट की आती है, और उसकी जो वैल्यू है ना वो है एंगस्ट्रॉम में बात की जाए तो 4000 से 7000 है, और नैनोमीटर में बात की जाए तो 400 to 700 नैनोमीटर होती है। एंगस्ट्रॉम में कहो तो 1 0 बढ़ जाता है, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट के जो प्रूव किया था डुअल नेचर ऑफ लाइट को, सबसे पहले कह लो तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही हमने साबित किया डुअल नेचर ऑफ लाइट को, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही हम बात करते हैं कि जो फोटॉन्स की मदद से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, लेकिन उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो लिहाजा वहाँ पे जो फोटॉन है वो एक पार्टिकल तो है, लेकिन उसको अगर डुअल नेचर कंसीडर किया जा रहा होता तो लिहाजा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से साबित हुआ कि लाइट की जो है वो डुअल नेचर होती है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं कि जो रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का, उसको क्या कहते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था कि एनिहिलेशन कहते हैं उसको, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ पार्टिकल इनटू इट्स एंटी पार्टिकल। अच्छा एक सेकंड, इसको दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो, पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी का मटेरियलाइजेशन हो जाना, एनर्जी का मटेरियल बन जाना, ऐसा है, ठीक है, ठीक है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस ये होता है कि मटेरियल का एनर्जी बन जाना, मटेरियल का एनिहिलेट हो जाना, मटेरियल का क्या हो जाना, एनिहिलेट हो जाना। अच्छा जी, तो अब इधर ऑप्शंस को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एनिहिलेशन ऑफ एनर्जी, नहीं, एनर्जी का एनिहिलेशन नहीं होता क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस में शुरुआत मैटर से होती है। अच्छा जी, एंटी पेयर प्रोडक्शन भी नहीं होता, मटेरियलाइजेशन ऑफ मैटर भी नहीं होता, तो लिहाजा हमारे पास क्या बच रहा है, एनिहिलेशन ऑफ पार्टिकल इनटू इस एंटी पार्टिकल। बिल्कुल दुरुस्त, यही सही है कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिलकर एनिहिलेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वहाँ एनर्जी क्रिएट हो जाती है, सही है। फिर कह रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन वाज कंफर्म्ड बाय आइंस्टाइन, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट किससे मिलता जुलता है, तो ये एंगुलर मोमेंटम से,
मिलता जुलता है या उससे रिलेटेड है, बिकॉज बोहर थ्योरी के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, वो होता है NH/2π, यानी उसका जो रिलेशन है वो प्लैंक्स कांस्टेंट का एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन बनता है, यानी वहाँ पे भी कांस्टेंट जो हमें मिलता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट मिलता है, ठीक है ना। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स करती है किससे? स्पेशल थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं, यानी हम इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी के मुताबिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन, एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सिर्फ मास पे, मोमेंटम या पोजीशन पे, वेलोसिटी एंड टाइम पे, या मास एंड वेलोसिटी पे? तो देखो एनर्जी का ताल्लुक एक तो मास से होता है, क्योंकि रिलेटिविटी ही हमें बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है तो उसका रेस्ट मास, अगर वो रेस्ट में भी है तो उसके अंदर रेस्ट एनर्जी है। तो एनर्जी मास पे तो रिलेट करती है, साथ साथ अगर वो वेलोसिटी गेन कर ले तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो लिहाजा मास और वेलोसिटी पे ही डिपेंड करती है एनर्जी, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसमें कोई एक्सेलरेशन आ जाए, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। अच्छा जी, इसके बाद कहते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तमाम मोशंस आर रिलेटिव, हर मोशन एक दूसरे के फ्रेम के रिलेटिव होता है, कोई एब्सोल्यूट नहीं होता। यानी एब्सोल्यूट से मुराद है किसी की मोशन हर किसी के लिहाज से फिक्स नहीं है, बल्कि हर किसी के पर्सपेक्टिव से, नज़रिए से डिफ़र करती है, ठीक है। इसी को रिलेटिविटी कहते हैं। अच्छा जी, एनर्जी ऑफ फोटोन किस पे डिपेंड करती है? फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, सब इसका जिक्र शुरू में भी मैं कर चुका था। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, आपको पता है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है V=F लैम्डा, तो ये वही कह रहा है कि F और लैम्डा का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि यहाँ फोटोन के लिए बात हो रही है। फोटोन एक पार्टिकल है जिसका ना तो मास है ना तो चार्ज है, इसको मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रेस्ट मास का जिक्र, इट हैज़ नो रेस्ट मास, क्योंकि ये हमेशा मूविंग कंडीशन में पाया जाता है तो उस वक्त इसका मास होता है, बट बहुत क्वाइट स्मॉल नेग्लिजिबल मास होता है। लेकिन अगर ये रेस्ट हालत में होगा तो इसका मास होगा ही नहीं, और फोटोन रेस्ट हालत में पाया जाता ही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए बोलते हैं नो रेस्ट मास नो चार्ज। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज अनेबल टू प्रूव ब्लैक बॉडी, फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटेन, इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें लाइट को डुअल नेचर में कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी में भी फोटॉन्स का जिक्र होता है, फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटेन में भी फोटोन, साथ साथ में फोटोन की वेवलेंथ्स का जिक्र हो रहा होता है। तो यहाँ पे डुअल नेचर में बात हो रही होती है, तो खाली पार्टिकल नेचर या खाली वेव नेचर से हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। फिर कह रहे हैं कि कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन के मेटल सरफेस को तोड़कर बाहर आने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो उस कम से कम एनर्जी का नाम ही वर्क फंक्शन होता है, कि कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी है, इससे ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी से बाहर आएंगे, ठीक है। एक्स रे क्या है? इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस कहते हैं एक्स रे, क्योंकि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली फोटोन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्शन हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है? वो किसी पार्टिकल की हो रही है या इलेक्ट्रॉन की हो रही है, जबकि एक्स रेज में जो प्रोडक्शन हो रही है वो पार्टिकल से हमारी रेजेस बन रही हैं, यानी पार्टिकल से हमें रेज या वेवलेंथ गेट हो रही है। सो लिहाजा यानी आप ये कह लें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, और यहाँ हमें किसी पार्टिकल से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, यानी एक्स रेज मिल रहे हैं। सो लिहाजा एक्स रे जो है ना वो रिवर्स प्रोसेस किसका होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होगा। पेयर प्रोडक्शन में वी हैव अ पेयर ऑफ, हमें दो चीज़ों का पेयर मिलता है जो कि एंटी पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। फिर कह रहे हैं एनिहिलेशन प्रोसेस ऑफ, इन एनिहिलेशन प्रोसेस ऑफ मैटर, मैटर का एनिहिलेट यानी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल से मिल जाना, इससे क्या होता है? इससे मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके फोटोन बना लेते हैं। फिर कह रहे हैं इफ़ एम नॉट इज़ द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है तो जो पेयर प्रोडक्शन होती है उसके लिए कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर है वो 2m0c² होगी, जो मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, और ये लास्ट वाला MCQs भी यहाँ पे यही है जो यहाँ गलती से दोबारा आ गया, ठीक है। नाउ फिर कह रहे हैं दिस पार्टिकल हैज़ नो चार्ज, नो रेस्ट मास, और इट कैन नॉट इंटरेक्ट विथ ऑल द चार्ज पार्टिकल, ना तो इसका मास है ना इसका चार्ज, और ना ही किसी दूसरे पार्टिकल से कोई इंटरेक्शन रखता है, अट्रैक्शन या रिपल्जन वाली, तो उसको फोटोन कहते हैं।
रेस्ट मास ऑफ फोटोन जीरो होता है, इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv। डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब होता है जैसे अगर एक वेव पार्टिकल नेचर रख सकती है तो पार्टिकल भी वेव नेचर रख सकता है। तो कोई भी पार्टिकल हो, मैं, आप या कोई छोटा पार्टिकल, हर कोई जब चलता है तो अपने साथ एक वेव जोड़ के चलता है, तो उसी वेव को डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। उसका फॉर्मूला h/mv। h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, m का मतलब उसका मास, v का मतलब उसकी वेलोसिटी। अच्छा जी, द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपको लॉ मिलता है जो कि आई गेस रेलिक जीन्स लॉ है, क्योंकि इसके 4 लॉज हैं। एक तो वेन डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका रेलिक जीन्स लॉ है, ठीक है। रेलिक जीन्स लॉ के मुताबिक जो एनर्जी रेडिएट होती है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये भी आप लॉज में समझ लेंगे इंशाल्लाह। एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज रेज, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो जो वेवलेंथ उसकी जो रेडिएशंस निकलती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू दियर मैक्सिमम इंटेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में बात होती है कि जैसे जैसे हाई टेम्परेचर रेडिएशंस आती हैं तो उनमें से जो निकलने वाली रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, फोटॉन्स हैं, उनकी वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ और टेम्परेचर का। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी भी पार्टिकल का मास जो कि लाइट की स्पीड से मूव करेगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि जो मास वेरिएशन का फॉर्मूला आप पोस्टुलेट्स में देखेंगे तो वहाँ फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू m0 डिवाइडेड बाय लॉरेंट्स फैक्टर। तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर मूव करते हैं तो लॉरेंट्स फैक्टर पूरा का पूरा 0 हो जाता है और m0 डिवाइड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाता है। इसी तरह लेंथ जो कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने से लेंथ 0 हो जाती है, मास इनफाइनाइट हो जाता है और टाइम बिल्कुल थम जाता है, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है या डायलेटेड हो जाता है, ठीक है, टाइम इंटरवल। फिर कहते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक, देखो अनसर्टेनिटी 2 चीज़ों में पाई जाती है, 2 फॉर्मूले इसके, एक तो मोमेंटम के साथ पोजीशन, दूसरा एनर्जी के साथ टाइम इंटरवल। तो यहाँ चेक कर लो कौन सा सही है। पहला वाला पोजीशन के साथ टाइम है गलत, दूसरा वाला पोजीशन के साथ मोमेंटम में बिल्कुल ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मालूम नहीं कर सकते, उनकी जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट है। और तीसरा वाला क्यों गलत है, क्योंकि एनर्जी के साथ मोमेंटम नहीं लिया जाता, टाइम इंटरवल लिया जाता। चौथे वाले में भी पोजीशन और एनर्जी को साथ में ले लिया। तो अगर या तो पोजीशन और मोमेंटम साथ हो सकते हैं या एनर्जी और टाइम इंटरवल साथ हो सकते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये ऊपर भी शायद देख लिया था, टेम्परेचर की पावर 4 होती है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये तीसरा लॉ है, ये बताता है, बल्कि ये वाला लॉ है, सॉरी, इसी लॉ में बात हो रही होती है, बस यहाँ पे कांस्टेंट आपका सिग्मा आ जाता है, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये जो इमिसिव पावर के बारे में बात की थी, इसी लॉ की बात होती है कि एनर्जी टेम्परेचर की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है और इधर कांस्टेंट को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो देखो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10 की पावर -19 जूल होते हैं। तो वो वाला -19 और मेगा वाला 6 अगर आप ऐड करेंगे तो ये -13 बन जाएगा, ठीक है बेटा। अगर खाली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वो 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल होगा। फिर लास्ट वाला डिस्कस मैंने कर लिया है, डेट सेट। अच्छा, तो सबसे पहले अब इस टॉपिक के ऊपर आते हैं शॉर्ट सवालों में कि ब्लैक बॉडी के हवाले से चलते हैं। चलो देखो देखते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज द वन विच कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस। देखो बेटा, कोई भी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती हो उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। और याद रखना कि हर एक ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब कर सकती है वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ही रेडिएट भी करती है। तो एवरी ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जर्वर एंड आ रेडिएटर ऑल्सो, ठीक है। तो मैं, आप, हम सब भी ब्लैक बॉडीज ही हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि वो कलर में ब्लैक हो, इट मीन्स कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और रेडिएट भी कर सके, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंडिंग ऑन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उसमें मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ठीक है। उसमें इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है, इस तरह की रेडिएशन हमारे जिस्म से निकलती हैं। तो उन्हीं रेडिएशंस को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है।
नाउ व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी? परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसी बॉडी होती है? विच कैन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉर दैट फॉल ऑन इट, इसके ऊपर पड़ने वाली हर रेडिएशन 100% एब्जॉर्ब हो जाए, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। और इट डजंट एग्जिस्ट इन रियल। इन रियल 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होती, कुछ ना कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट लाजमी होता है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की? तो देखो, इफ डिफरेंट मटेरियल आर हीटेड टू सम यूनिफॉर्म टेम्परेचर देन दे एमिट रेडिएशन। अगर मुख्तलिफ अलग अलग टेम्परेचर को हीट किया जाए सेम टेम्परेचर पे तो रेडिएशन एमिट होती हैं, ठीक है। द ग्राफ ऑफ सच रेडिएशन गिव्स कर्व्स विद नो रेगुलरिटी और सिमिलरिटी। जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो कोई नॉन रेगुलर और नॉन सिमिलर ग्राफ मिलते हैं। इट मीन्स कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाई इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। बेसिकली ब्लैक बॉडी में मुख्तलिफ रीजन होते हैं, बट ये आप मोस्टली कह सकते हैं कि इंफ्रारेड और विजिबल के भी रीजन्स अक्सर हमें मिलते हैं, लेकिन इसमें इंफ्रारेड वगैरह ज़्यादा होते हैं या अल्ट्रा वायलेट रीजन्स कम मिलते हैं, ठीक है। विजिबल के रीजन भी होते हैं बट मोस्टली इतने नहीं। या फिर मिसाल के तौर पे मतलब मैं मोस्टली मुराद ही कह रहा हूँ कि अमूमन जो रेडिएशन आती हैं बॉडी से वो इनविजिबल टाइप की होती है, लेकिन विजिबल की भी ब्लैक बॉडी पाई जाती है। ये सिंपल सी बात है, मिसाल के तौर पे सूरज है, सूरज भी क्या एक ब्लैक बॉडी है, देखा जाए तो वो हमें विजिबल लाइट दे रहा है, तो वो एक ब्लैक बॉडी ही है, लेकिन वो जो हमें लाइट दे रहा है वो विजिबल लाइट दे रहा है। इसी तरह से कोई चीज़ जल की गर्म हो रही है, जैसे कोयला, कोयले से जो रेड लाइट हमें मिल रही है वो भी क्या ब्लैक बॉडी है, लेकिन वो भी विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट भी मिलती है, इंफ्रारेड भी मिलती है, अल्ट्रा वायलेट भी मिलती है, ठीक है। मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं। इसी तरह से नीदर देयर सिंगल रेडिएशन नॉर देयर इनफाइनाइट रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी से कोई एक ना तो कभी सिंगल रेडिएशन मिलती है ना कोई इनफाइनाइट मिलती है, बल्कि एक मॉडरेट रेंज के अंदर हमें रेडिएशंस मिलती हैं। यानी कि कोई सिर्फ एक ही रेडिएशन नहीं आएगी या कोई बहुत इनफाइनाइट रेडिएशंस नहीं आएंगी, बल्कि इनके दरमियान का सिलसिला तो चलेगा इसमें, ठीक है। नाउ मैं आपको तकरीबन हर चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैंने सवाल में इतना नहीं पूछा वहाँ पे, या पेपर में भी इतना नहीं पूछता, बट आप लेके चलें नोट्स इन सब की तैयारी कर सकते हैं, और अदरवाइज जो इसके 4 लॉज हैं वो आप करेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इस चीज़ों को समझा दिया। मैं इसके आगे मज़ीद यहाँ पे आता हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉस क्या होते हैं। देखिए, असल चीज़ आपके लिए यही कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉस की बात करते हैं। इसमें आपने इस ग्राफ को बनाना है, स्टडी करना है, इस ग्राफ की मदद से हम चीज़ों को समझेंगे। देखो, सबसे पहला लॉ ये बोलता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये बोलता है अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ द वेवलेंथ कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। देखो, यहाँ आपने ग्राफ बनाया है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, यानी आपने कहा कि जो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेडिएशन आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। तो देखो, जो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ है, हमने मुख्तलिफ कर्व्स बनाए हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पे, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000। तो देखो, जो जितना कम टेम्परेचर पे है तो ज़ाहिर आपको दिख रहा है कि उसकी इंटेंसिटी उतनी कम है, तो आपको दिख रहा है कि जो उसका वेवलेंथ है वो हायर की तरफ है। लाइक इसमें अगर आप 3000 वाले को देखें तो उसके जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसको लैम्डा मैक्स कहते हैं, यानी उनमें मुख्तलिफ रेडिएशंस आएंगी, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद वाली रेडिएशंस होंगी वो इस 1000 के करीब की वेवलेंथ की होंगी। फिर अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो 4000 पे थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस आएंगी, लेकिन उनमें भी मुख्तलिफ, मैंने कहा था ना कोई एक होगी ना कोई बहुत ज़्यादा, बहुत सारी होंगी, बट मतलब कुछ मॉडरेट रेंज होंगी जिनमें मुख्तलिफ वेवलेंथ होंगी, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ जो मिलेगी वो आपको 1000 से कम में मिलेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो जो मैक्सिमम मिलने वाली वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी वो घटती जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ पे आते जाएंगे। और बढ़ाओ तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपको और कम मिलेगी। इसी तरह टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ कम होती जाएगी। यही लो आपको बोलता है कि जो आपके पास वेवलेंथ है वो इन्वर्स रिलेशन में है। सो लिहाजा लैम्डा मैक्सिमम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ आप इसको कांस्टेंट बना के लिख देंगे। सो लिहाजा लैम्डा एम इज़ इक्वल्स टू लैम्डा एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, और यहाँ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, वो है 0.009 एम के, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब क्योंकि ये m का मतलब मीटर, k का मतलब है केल्विन। ओके, नाउ अब बात करते हैं स्टीफन लॉ की। स्टीफन लॉ बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल वेवलेंथ्स रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट बोलती है
कि आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है तमाम वेवलेंथ्स का, ठीक है, जो रेडिएट होता है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये ब्लैक बॉडी की एरिया के हवाले से बात हो रही है कि उसके जितने एरिया से जितना एनर्जी बाहर आता है, रेडिएट करता है, उस एनर्जी का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है बट पावर फोर्स। यानी क्या कि मिसाल के तौर पे टेम्परेचर अगर आप 4 गुना बढ़ा रहे हो तो एनर्जी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ रही है। यानी कि यह लीनियर रिलेशन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे एनर्जी को अगर हमें बढ़ाना है कुछ अमाउंट, तो टेम्परेचर को उसके 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे ये E प्रोपोर्शनल T के होता है, तो मैं बोलता भाई जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जितना एनर्जी बढ़ेगा टेम्परेचर उससे 4 गुना बढ़ रहा होगा, ये कहने का मकसद है। यानी कि एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये वो एनर्जी है जो रेडिएट होकर बाहर आ रही है। तो लिहाजा इसने ये बोला है कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमने यहाँ बात की ना, देखो अब आपको दिख रहा है 3000, 4000, 5000, 7000, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी में एनर्जी में ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर लीनियर नहीं बढ़ रहा। तो जैसे मिसाल है एनर्जी का 1 कदम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के 4 कदम बढ़ रहे हैं, ये बात उस तरह समझो, ठीक है ना। यहाँ से आप प्रोपोर्शनल साइन को हटा के कांस्टेंट लगाओगे, उसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं इसको, और इसकी वैल्यू भी फिक्स है 5.67 x - 11 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये W का मतलब है वॉट है, क्योंकि एनर्जी या इंटेंसिटी की बात होती है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट होता है, और K की पावर 4 क्योंकि टेम्परेचर की पावर 4 है। इस तरह रेले जीन्स लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है एक खास वेवलेंथ से, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होती है टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। देखो E की पावर E जो है वो इन्वर्स है 1/λ4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। E और λ4 का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। तो इन्होंने कहा कि जो एनर्जी एसोसिएट होती है विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि एनर्जी जो है ना वो रिलेट करती है फ्रीक्वेंसी से, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ से। तो देखो वेवलेंथ जितनी कम होती है ना, जितनी छोटी वेवलेंथ होती है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन इधर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का रिलेशन ये बता रहा है ऑब्जर्वेशन से कि एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ की 4th पावर से, यानी मिसाल के तौर पे आप वेवलेंथ को अगर आप 4 गुना कम करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। वेवलेंथ को अगर आप कम करते हो तो एनर्जी बढ़ती है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप एनर्जी को 1 कदम बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ 4 कदम कम हो रही है। या अगर आपको वेवलेंथ को 4 कदम कम करोगे तो एनर्जी 1 कदम बढ़ेगी। यानी ये इस तरह का रिलेशन है कि एनर्जी के थोड़ा बढ़ने से वेवलेंथ बहुत कम हो रही है, ये इसका मकसद है, ठीक है। तो याद रखना कि जितनी हायर एनर्जी वाली वेवलेंथ होंगी ना, रेडिएशन होंगी, उनकी वेवलेंथ पावर 4 के मुताबिक कम होंगी या शॉर्टर होंगी, तो इसलिए ये इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अब कह रहे हैं कि दिस हैज़ बीन फाउंड टू फिट वेल फॉर लॉन्ग वेवलेंथ बट इट लीड्स टू इनफाइनाइट एनर्जी फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। ये बात दुरुस्त साबित हुई काफ़ी हद तक की जो बड़ी वेवलेंथ है उसके लिए ये बात दुरुस्त हुई कि आप वेवलेंथ को घटाते जाओ तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक मसला आया इधर कि आप विजिबल लाइट से पीछे आपको एक रीजन मिलता है अल्ट्रा वायलेट का। उस रीजन में जो आपको वेवलेंथ मिली ना अल्ट्रा वायलेट में, या उससे पीछे आता एक्सरे, उस रीजन में जो आपको वेवलेंथ मिली ना, अभी वहाँ वेवलेंथ का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो वहाँ तक जाते जाते, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ की कम होने से एनर्जी बढ़ रही है, तो उस रीजन में जब हमने जाके चेक किया तो भाई उस लॉ के मुताबिक कि वेवलेंथ जिस हिसाब से कम हो और एनर्जी जितनी बढ़नी चाहिए, तो उस रीजन में हमें इनफाइनाइट एनर्जी मतलब मिल रही है। एक्चुअल में नहीं मिल रही, मतलब जो उस लॉ के मुताबिक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि आपको इनफाइनाइट एनर्जी मिलेगी। तो भाई अल्ट्रा वायलेट रीजन या एक्सरे रीजन में उसके मुताबिक हमें मिलनी चाहिए कैसी, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा एनर्जी। लेकिन इन एक्चुअल वो एनर्जी इनफाइनाइट नहीं होती। तो लिहाजा इसको हमने बोला अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी, यानी कि ये एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, एक एरर है, एक लिमिटेशन है इस लॉ में। तो इसलिए बोला इट लीड्स टू इनफाइनाइट एनर्जी फॉर शॉर्ट वेवलेंथ विच इज़ फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। क्योंकि एक्स रे तो और दूर की बात है, हमें तो अल्ट्रा वायलेट में ही हमें एक कैटास्ट्रोफी मिल गई है, वो ये कि इतनी छोटी वेवलेंथ पे जाके इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें बहुत हायर एनर्जी मिल रही है। उसकी वजह ये है
कि यहाँ पे एक तो वेवलेंथ है, फिर वेवलेंथ की पावर 4 है, तो जब आप एक छोटी वैल्यू की पावर 4 लोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, तो एनर्जी और बहुत इनफाइनाइट हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा जी, सारे लॉज हो गए। अब उसके बाद आते हैं प्लांक्स साहब, और प्लांक्स लॉ के हवाले से बात करते हैं। प्लांक्स लॉ को क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं। अभी तक हम तीनों लॉज में बात कर रहे थे कि जो रेडिएशंस आ रही हैं वो वेव का जिक्र कर रहे थे, वो वेव के टर्म में बात हो रही थी। लेकिन अब क्वांटम थ्योरी के मुताबिक ये जो रेडिएशंस निकलेंगी ना, ये वेव्स की सूरत में नहीं निकलेंगी, ये वेव पार्टिकल की सूरत, ये वेव पैकेट्स की सूरत में निकलेंगी, छोटे छोटे वेव पैकेट जिसको फोटोन कहेंगे, ये क्वांटा कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स लॉ के मुताबिक या उसकी अजम्पशन जो है वो भी यही है कि उसने बोला कि जो एनर्जी निकलती है ना वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी में निकलती है, छोटे छोटे वेव पैकेट्स में निकलती है, ठीक है। कॉल्ड क्वांटा, द एनर्जी कंटेंट ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। पिछले जितने लॉज में जो भी मसाइल आ रहे थे उन मसाइल से बचने के लिए, उन मसाइल का हल ये निकला कि जहाँ मुख्तलिफ रीजन में मसला आ रहा था कि भाई इस वेव तक दुरुस्त है, इस वेव लेंथ पर दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने बोला कि भाई ये जो रेडिएशन है ये प्रॉपर वेव की सूरत में आती ही नहीं है, ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल की सूरत में आती है। तो लिहाजा फिर हर वेव पैकेट जो है ना वो सही बिहेव करेगा, यानी कि जो हमारे ऊपर के लॉस के मुताबिक, जहाँ अगर हम इसको एज अ सिर्फ वेव कंसिडर करके बात करेंगे तो वहाँ कुछ मसले आएंगे। लेकिन जब हम इस रेडिएंट एनर्जी को सिर्फ ये बोलेंगे कि ये डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी है, तो वो वेव पैकेट या क्वांटा बन जाएंगे। तो द एनर्जी कंटेंट ऑफ ईच क्वांटा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ कांस्टेंट है प्लांक्स कांस्टेंट, सो E = hc/λ, और इस प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो देखो प्लांक्स लॉ के मुताबिक सिंपल ये है कि जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलेगी ना, जो रेडिएशन हमें मिलेंगी वो कैसी होंगी, वो फोटॉन्स की सूरत में होंगी, यानी हमें इंडिविजुअल एक एक फोटोन रिसीव हो रहा होगा। और ऐसा हो सकता है कि हर रिसीव होने वाला फोटोन एक जैसा ना हो, अलग अलग वेवलेंथ वाला हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला हो। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि मुख्तलिफ रीजन्स के फ़ोटोन, मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम के फ़ोटोन हमें मिल सकते हैं, जो क्वाइटली फिट हो सकते हैं हमारी किसी भी कंडीशन के ऊपर, जो हमने ऊपर के लॉज वगैरह में डिस्कस करी हैं। तो इसमें हमें विजिबल फोटोन भी मिल जाएगा, हमें इंफ्रारेड फोटोन भी मिल जाएगा, हमें अल्ट्रावायलेट जो कैटास्ट्रोफी वहाँ आ रही थी हमें उसके मुताबिक भी फोटोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो हमें फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी बिल्कुल एक्यूरेट होगी, जो हम प्लांक्स लॉ से, यानी कि बेसिकली प्लांक्स लॉ ने जो हमें एनर्जी का फॉर्मूला दिया है ना, E = hv। तो अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी में जाके जो एनर्जी हमें रिसीव होगी ना वो बिल्कुल दुरुस्त होगी जो प्लांक्स लॉ ने बोली। लेकिन जो ऊपर इसने रेलिग ने बोली थी हमें, रेलिग जीन्स लॉ ने, उसके मुताबिक जो एनर्जी हमें मिल रही है वो इन एक्चुअल से बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो लिहाजा अगर आप उसको फोटोन कंसीडर कर लोगे तो फोटोन एक मखसूस वेवलेंथ का होगा, ठीक है, मखसूस फ्रीक्वेंसी का होगा, तो उसकी जो एनर्जी हमें मिलेगी प्लांक्स लॉ से वो बिल्कुल एग्जैक्ट एनर्जी होगी या काबिल कबूल एनर्जी होगी। तो इसका मकसद ये हुआ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम सिर्फ वेव कंसीडर करके नहीं चल सकते, हमें यहाँ पे इसको पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ेगा, फोटोन मानना पड़ेगा, या फिर हमें डुअल नेचर के मुताबिक इसको स्टडी करना पड़ेगा, एंड डेट्स इट। तो ये आपके 4 लॉज हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बाद फिर हमने ज़्यादातर जो चीज़ों में देखा कि जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल हो रहा है, रेडिएशंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने ज़्यादातर वहाँ पे क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया कि कोई भी एनर्जी या रेडिएशन हमें एग्जैक्टली कंटिन्यूस नहीं मिलती, ठीक है, हमें वो टूट कर डिस्क्रीट फॉर्म में मिलती है। तो इस तरह से ज़्यादा चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं उस डिस्क्रीट फॉर्म में जब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये हमारा ब्लैक बॉडी हो गया। ब्लैक बॉडी के बाद जो है वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और उसके बाद आपके पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फ्रेम ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में टॉपिक लिख के मैं आपको अपनी ही वीडियो का लिंक दूंगा, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें पढ़ाई हैं, तो आप वहाँ जाकर उनको वॉच कीजिएगा और मेरे नोट्स से आप उनको वहाँ याद कर सकते हैं। तो अगेन चैप्टर 17 से आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो शॉर्ट याद कर लें जो मैंने टारगेट पेपर में दिए हैं, और वो लॉन्ग जो मैंने दिए हैं। उसके अलावा भी अगर टाइम बचता है तो जो सवालात मैंने मज़ीद नोट्स में दिए आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
ठीक है, तो बात करते हैं डी ब्रोगली, या इसको डी ब्रोई भी पढ़ते हैं, ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो, हमें ये पता चल गया कि जो लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो डुअल नेचर रखती है, यानी वेव होने के साथ साथ वो पार्टिकल नेचर रखती है, यानी एक वेव पार्टिकल नेचर भी रखती है। और यानी कभी वो एज अ वेव बिहेव करती है, यानी फिनोमेना वैसे करती है जो सिर्फ वेव से एक्सप्लेन हो सकते हैं, और कुछ फिनोमेना वैसे करती है जो सिर्फ पार्टिकल से एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो हमने बोला भाई वो डुअल नेचर, तो एक पार्टिकल है जो खुद तो पार्टिकल के साथ में वेव रखता है अपने साथ, उसको फोटोन कहते हैं। तो जब ये बात दुरुस्त है तो इसका ऑपोजिट भी दुरुस्त हुआ। अज्यूम किया ये एक यंग बॉय था, डी ब्रॉय, जिसने ये बस समझो एक बैठे बैठे एक बात कह दी, तुक्का कह लो, या कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं तो उसने कम से कम कुछ मैथमेटिकल थ्योरी वगैरह से उसने बात की होगी। और वो जो था वो आइंस्टाइन का स्टूडेंट कह लो, या फिर बेसिकली ये लड़का असल में पीएचडी कर रहा था, ठीक है। तो इससे जो पीएचडी में जो थीसिस वगैरह लिखनी होती है, ठीक है, उसमें इसने ये बात कही, और इसके पीएचडी को पास भी आइंस्टाइन नहीं करा, यानी कि उसकी इस बात को मान लिया, जो बात अभी उसने बोली है ये बोलेगा, उसको आइंस्टाइन ने प्रूफ किया कि हाँ भाई लड़का ठीक कह रहा है, इसको पीएचडी की डिग्री दे दो। तो उस लड़के ने, डी ब्रोई ने बोला क्या, उसने ये बोला कि भाई देखें, कोई भी जो पार्टिकल है ना, जिसका कुछ मास है, वो अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है, यानी उसका मोमेंटम है, तो वो अपने साथ एक वेव जोड़ के चलेगा, उसके साथ एक वेव बनेगी। उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, लेकिन अब वो साबित कैसे करेगा? तो उसने जो ये फार्मूला दिया, या इसने जो थ्योरी में एक्सप्लेन करी, उसके मुताबिक उसने जब ये बात एक तरह से साबित करके दिखाना चाहिए, तो उसने ये करा कि जो पहली बात तो उसने फार्मूला दिया, उसने फार्मूला हमें ये दिया कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच तो उसने बोला ये कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट यूज़ किया, और पी जो है ना वो मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है, जिसमें मोमेंटम क्या चीज़ होती है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो उसके मुताबिक तो कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो हम आप तुम हो, हर कोई अपने साथ वेव बनाता, तो उसको कहा गया होगा साबित करो कि हम वेव कैसे बना रहे हैं। तो वो ये तो साबित नहीं कर सका, लेकिन उसने क्या करा, उसने बहुत छोटे क्वांटम पार्टिकल की बात करी। क्वांटम पार्टिकल यानी जैसे बहुत छोटे पार्टिकल हो गए, या उससे और ऊपर बड़े पार्टिकल्स का हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या इससे और छोटे पार्टिकल, जिसमें अगर हम फोटोन की बात कर ले, है ना, तो उसने उन पार्टिकल के लिए सॉल्व करके दिखाया। तो उन पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ आ रही थी वो डिटेक्टेबल वेवलेंथ आई, लेकिन वही बात जब उसने इसी फार्मूले में हैवी ऑब्जेक्ट्स के मास को रखा, हमारे आम जिंदगी की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम खुद अपनी बात करें तो जहाँ हैवी मासेस रखे वहाँ जो वेवलेंथ है वो बहुत ऐसी आ रही है, मतलब अनडिटेक्टेबल आ रही है। देखो, ये मोमेंटम डिनोमिनेटर में आता है। अब अगर आप हैवी मासेस रखोगे तो इसका मतलब आप मोमेंटम बहुत ज़्यादा रख रहे हो, बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाले की वेवलेंथ बहुत छोटी, इतनी छोटी कि वो डिटेक्ट भी नहीं हो रही। लेकिन कम मोमेंटम वाले, अब कम मोमेंटम से मरा दिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अभी फोटोन को तो साइड में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। अब ये बहुत छोटे पार्टिकल है, और ये कोई बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग तो नेचुरली होती नहीं है, ठीक है। तो छोटे पार्टिकल है ना, तो इनके मासेस को रख के जब इनका वेवलेंथ निकाला गया तो इनका वेवलेंथ काफ़ी डिटेक्टेबल आया, ठीक है। अच्छा जी, तो यानी कि जो जितना ज़्यादा मोमेंटम रखेगा उसकी वेवलेंथ उतनी छोटी आएगी, है ना। तो इस तरह से उसने छोटे पार्टिकल के लिए इस बात को साबित कर दिया। अब बड़े पार्टिकल के लिए तो भाई वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकती, तो उसका मतलब है उसको हम गलत भी नहीं कह सकते, हाँ भाई इस बंदे ने गलत थोड़ी बोला है, हाँ सही बात है, बन रही होगी वेव, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो सकती। तो लिहाजा डी ब्रोई हाइपोथेसिस यही है कि ये कहता है, ये डुअल नेचर की बात करता है। किसकी बात करता है? वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करता है। बोलता है वेव पार्टिकल डुअलिटी, क्या बोलता है? कहता है कि बेसिकली 1924 में डी ब्रोगली ने एक बहुत डेयरिंग सजेशन दिया, मैंने बोला एक आइडिया दिया, उसने सजेशन दिया कि लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है सम कंडीशंस में, देन पार्टिकल शुड आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। तो पार्टिकल को भी बिहेव करना चाहिए एज अ, नहीं, सो पार्टिकल शुड आल्सो बिहेव लाइक अ वेव। तो पार्टिकल की वजह वेव बिहेव करना चाहिए भाई। सो ही बेस्ड हिज रीजनिंग ऑन द असम्पशन, उसने अपनी रीजनिंग की असम्पशन पे दैट नेचर causes symmetry and has the two physical entities, that is matter and wave must be symmetric। उसने बोला
नेचर हैज़ अ सिमेट्री, नेचर में अक्सर चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। तो उसने बोला कि इसीलिए कोई भी दो एंटाइटीज़ जो है ना, दैट इज़ मैटर और वेव, ये दोनों भी कोई अलग बातें नहीं है, ये दोनों भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो ही यूज द क्वांटम आइडिया ऑफ इमिजन ऑफ एनर्जी, उसने क्वांटम आइडिया को इस्तेमाल किया इमिजन ऑफ एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। उसने फोटोन को इस्तेमाल किया और दूसरे छोटे पार्टिकल को इस्तेमाल करके उसने जो है ना ये कॉन्सेप्ट बनाया। तो सबसे पहले उसने जो फार्मूला ड्राइव किया, उसने फोटोन की एनर्जी की जो इमेजन का फार्मूला उसने ड्राइव किया, उसको इस्तेमाल किया जो पहले से आ चुका था फार्मूला। तो फोटोन की एनर्जी फार्मूला क्या बोलता है, इक्वल्स टू एच वी का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इफ फोटोन इज कंसीडर्ड, अगर फोटोन को पार्टिकल माना जाए तो उसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो m होगा और उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी। अगर फोटोन को क्या माना जाए, पार्टिकल माना जाए। ऊपर वाले इक्वेशन में क्या माना है, उसको वेव माना है जब भी लिखा हुआ है एच वी। नीचे वाले में क्या माना है, पार्टिकल माना है जब भी लिखा हुआ है mc², क्योंकि पार्टिकल का मास होता है। ठीक है, अंडर वेव पार्टिकल ड्युअलिटी सिमेट्री में जब दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे तो एच वी इक्वल टू mc² हो जाएगा। और यहाँ से mc² से एक सी को ब्रेक करके हम क्या करेंगे, mc इक्वल टू p, यानी मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का मतलब मोमेंटम। तो ये मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा। तो एच वी बराबर हो जाएगा पी सी के। और यहाँ से हमें फार्मूला मिलेगा किसका, यहाँ से हमें फार्मूला मिलेगा बेसिकली एक तो मोमेंटम का भी मिल सकता है, फोटोन का मोमेंटम चाहे तो यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या बनेगा h बाय लैम्डा जो ऊपर MCQ में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर हम फोटोन की वेवलेंथ निकालना चाहें तो वो होगा h बाय p, यानी प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय फोटोन का मोमेंटम। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रोगली इक्वेशन। असल में उसने इक्वेशन जो ड्राइव की है वो फोटोन के कॉन्सेप्ट पे करी है, लेकिन ये इक्वेशन किसी भी पार्टिकल पे लग सकती है। So this equation is called de Broglie wavelength, and this wavelength is called de Broglie's wavelength. So the novel idea of this equation is the wave particle nature of matter. That's it. न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो इस चैप्टर से मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहे हैं वो 5 कहे हैं। इसके अलावा नोट्स में मैंने और भी मेंशन किए हुए हैं जो ओवरऑल न्यूमेरिकल इस चैप्टर से किए जाने चाहिए। तो कम से कम आप इनको तो कीजिए, अगर आपके पास टाइम बचे तो आप उनको भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन सबसे पहले आपने इन पे फोकस करना है। तो बेटा देखें, इसमें आप ये जो मैंने 2 पे रेड मार्क किया है ना, ये आपको रिलेटिविटी के टॉपिक से मिलेंगे और पूरा रिलेटिविटी का टॉपिक जो कि शॉर्ट सवाल में भी है, जो कि मैंने इस वीडियो में ही नहीं एक्सप्लेन किया, तो लिहाजा वो सवाल और इसके 2 न्यूमेरिकल, इसके लिए मैं टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में लिख के इसका लिंक दूंगा अपनी ही वीडियो को। इंशाल्लाह आप जाकर इसको डिटेल में देखेंगे। आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स, कॉन्सिक्वेंसेस और ये न्यूमेरिकल आराम से इंशाल्लाह समझ लेंगे वहाँ पे। और फिर कोई मसला हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ इनके अलावा भी इस पर रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे तो आप उनको भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो 36 और 37 है ना, ये है पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन का। इसको मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, पेयर पहला वाला सवाल जो है ना वो पेयर प्रोडक्शन का है, जिसमें क्या होता है कि आप किसी फोटोन को किसी न्यूक्लियस से हिट करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, जिसके लिए कम से कम एनर्जी हमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो नए पार्टिकल बनेंगे, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द पेयर। जो पेयर बनेगा उन दोनों की आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कह रहा है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन बनेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से डबल होगी। ठीक है, कांस्टेंट जितने इस्तेमाल करने और दिए से यहाँ पे गौर करना है, ये m0c² की वैल्यू आपको गिवन है, ये जूल में है। इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू 0.511 होती है। ठीक है, जो कि नीचे वाले सवाल भी आपको दी है। तो आते हैं तरह सॉल्यूशन पे 36 पे। ये सवाल जो है बेसिकली आपकी बुक का सवाल है ना, क्योंकि आपकी बुक का सवाल है तो यही सवाल मैंने यहीं से पिक्चर ली है, यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, इसमें एग्जैक्टली यही सवाल है। यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करना है और आपने बोलना है कि जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी होती है। ये बेसिकली इस पेयर प्रोडक्शन का ही फार्मूला होता है, जिसमें आपने ये बोलना होता है कि आपने जो फोटोन दिया उसकी एनर्जी ये थी। ये इक्वल का साइन भी शुरू में लगा हुआ है, ये स्टेप का निशान होना चाहिए। तो जो फोटोन आपने दिया उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, उसकी एनर्जी का फार्मूला होगा hc/λ। h इज़ अ प्लांक्स कांस्टेंट, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, बुक में तो सवाल में इन्होंने hc की वैल्यू आपको दी हुई है, बट शायद उस सवाल में hc को नहीं दिया हुआ, आपको h अलग दिया हुआ है, c अलग दिया हुआ है। चल के देख लेते हैं दोबारा।
जी, एच अलग दिया हुआ है, सी अलग दिया हुआ है, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके अलावा उसने आपसे बोला है ना ऊपर फोटोन जिसकी वेवलेंथ कितनी है 0.004 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो बेटा ये एंगस्ट्रॉम में जो आपको वेवलेंथ दी है ये वेवलेंथ आपने इस्तेमाल करनी है। और एक चीज़ और कि आपने यहाँ पे वेवलेंथ को कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, बिकॉज आप SI यूनिट्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में ही रख सकते हो, ठीक है बेटा। डेटा आप यहाँ बना लेंगे इसका। अच्छा, इसके अलावा अब क्योंकि फार्मूला बोलता है कि एक फोटोन कन्वर्ट होगा एक पेयर के अंदर, तो पेयर की एनर्जी क्या होती है 2m0c², और साथ में अगर वो पेयर मूव कर रहा है उसको इतनी एनर्जी मिली थी कि वो बन तो गया, बनने के लिए एनर्जी 2m0c² चाहिए और एक्स्ट्रा एनर्जी वो इनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ke- और ke+ जो है वो पॉजिट्रॉन की है। अब क्योंकि इसने ऊपर बताया है सवाल में कि जो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस है। क्या है? ट्वाइस है। तो आप ज़रा यहाँ गौर करें, यहाँ पे इन्होंने ये डायरेक्ट स्टेप किया है। आप इस स्टेप को जब उतारेंगे नीचे तो आप hc/λ की तो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। बराबर में लिखा हुआ है 2m0c²। तो m0c² आपको गिवन था, कितना था? m0c² आपको यहाँ पे गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, लेकिन अगर आप इस सवाल की बात करें जो आपको एयर में आया है यहाँ, मतलब थोड़ा सा ना समझ के चले बात को। पेपर में जो सवाल आया उन्होंने इसको कन्वर्ट करके दिया हुआ है। इन्होंने आपको m0c² भी जूल में दिया हुआ है और प्लैंक्स कांस्टेंट तो जूल में ही होता है। और आपको मतलब यहाँ पे आपके पास जितना भी डेटा है ना वो आपके पास किसके अंदर है SI यूनिट्स के अंदर है। तो अब या तो फिर मैं आपसे ये रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है आप इसको जिस तरह से दिया हुआ है आप वैसे ही लेके चलें, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही लेके चलते हैं तो इसमें आपने क्या करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे इन्होंने इस बुक की जो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है यहाँ इन्होंने सारी वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप सारी वैल्यू को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलें, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो एट दी एंड आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो आपको जो पेपर में सवाल आया है मैं दोनों के मुताबिक बता देता हूँ। इस सवाल के मुताबिक जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है इन्होंने एग्जैक्टली जो सारी वैल्यूज़ गिवन थी वैसे ही रखी हैं। और जो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो डबल थी ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो 2 बार उसको लेंगे और एक बार जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, यानी कि एक बार ये आएगा और इसको आप 2 टाइम्स कर देंगे तो वो 2 + 1 मिलके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मीनिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ 3 आ जाएगा, बिकॉज एक तो उसकी अपनी है और 2 कहाँ से आई कि पॉजिट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डबल है। यहाँ से आपने सिंप्लीफिकेशन करके काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेना है और डायरेक्ट आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अच्छा, अब अगर आपको वो वाली बात समझनी है कि जो दिए गए सवाल को कैसे करना है तो इस सवाल को समझ लेते हैं। इस दिए गए सवाल में आपने करना ये होगा कि आपने जो वेवलेंथ है ना इसको एंगस्ट्रॉम में नहीं रखना, आपने इसके एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो बेटा सुनो, एंगस्ट्रॉम से मीटर में आने के लिए आपने क्या करना होता है? एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 लिखना होता है। तो अगर आप 10⁻⁻10 लिखेंगे तो आप मीटर में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। यहाँ इसकी बात मैं कर रहा हूँ। प्लस आप जब फॉर्मूले में जूल H और C यूज़ करेंगे तो H की वैल्यू ये मौजूद है, C की वैल्यू ये मौजूद है आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना वो क्या होगा इसमें कि H और C और लैम्डा आप क्या रखोगे? जो एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू हो एंगस्ट्रॉम में नहीं रखोगे, वो मीटर में रखोगे, ठीक है। बराबर में लिखा हुआ है 2m0c²। तो m0c² की वैल्यू आप कौन सी वाली रखोगे? m0c² की वैल्यू आप ये वाली रखोगे जो जूल में दी हुई है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। अच्छा जी, इसी तरह से प्लस काइनेटिक एनर्जी, बाकी ये वाला सारा कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा। ये काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिलके 3ke बन जाएंगे और यहाँ से आपको 3ke से ke मिल जाएगा। लेकिन आपको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा बेटा वो किस में होगा? वो जूल में होगा। और लेट मी एक्सप्लेन कि आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ज़रा मैं आपको बता दें, ठीक है। देखो, तो इसमें आप दिए गए सवाल को SI यूनिट में इस तरह लेके चलोगे, ये आपके ऊपर इक्वेशन आ गई, ठीक है। आपकी इक्वेशन है जिससे आपने इसको यूज़ करना है, काइनेटिक एनर्जी 3 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन की है और एक बार आपने पॉजिट्रॉन की एनर्जी को उसने क्या बोला था? 2 टाइम्स ना। पॉजिट्रॉन की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है? 2 टाइम्स है, तो लिहाजा टोटल देखिए 3 बन जाएगा। अब आपने H की जगह H का कांस्टेंट वैल्यू पुट करना है, C की जगह उसकी गिवन वैल्यू जो सारे SI यूनिट्स में है, और नीचे
ये जो लैम्डा आपको दिख रहा है यहाँ मैंने क्या लिखा 0.04 10 की पावर माइनस 10 लिखी, 10 की पावर माइनस 10 है, ये 1 है और ये 0 है, 10 की पावर क्या हो गई माइनस 10। ये एंगस्ट्रॉम से मीटर में आने का तरीका है। तो आपने इस पूरे को सॉल्व करना है और बराबर में जो m0c² की वैल्यू आपको गिवन थी सवाल के अंदर कितनी थी, ये वाली थी 8.19 10 की पावर माइनस 14 ना। ठीक है, तो यहाँ एक गड़बड़ कर दी है मैंने, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 भी आएगा। ठीक है, ऐसे ये मल्टीप्लाई में क्या करना है 2 भी लगाना है। ये आप मल्टीप्लाई में 2 लगाएंगे, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू बनेगी ये चली जाएगी फिर कहाँ पर, इसका सॉल्यूशन चले जाएगा राइट साइड पे, और आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से आप के निकाल लेंगे। अब सुनो, के का जो आंसर आएगा ना वो किस में आएगा, आपका जूल में आएगा। तो अब उसको समझो, उसको आगे कैसे सॉल्व करना है। मान लो के का आंसर कुछ भी आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो है वो आता है 1 2 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैं जस्ट मिसाल के तौर पर लिखूँ। ठीक है, अब आप सॉरी ये आपका मेगा में नहीं आएगा, आपका किस में आएगा जूल में आएगा। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 और जूल ये आता है। तो ठीक है, मिसाल के तौर पर तो जूल में जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। उसका तरीका ये कि आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, 1.6 10 की पावर माइनस 19 से आपने उसको डिवाइड करना है। ये तरीका याद रखना कि अगर आपको जूल से कहाँ जाना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो डिवाइड बाय 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, बेसिकली तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, लेकिन यहाँ पे आपने एक्सपोनेंट को ऐसे शिफ्ट करना होगा कि वहाँ 10 की पावर 6 बन जाए, और जब 10 की पावर 6 बन जाएगी तो वो बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल है पेयर एनिहिलेशन वाला। इसमें इसने पेयर एनिहिलेशन का बोला है जो कि हुआ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के दरमियान और हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी इस वक्त सेम है, दोनों आपस में मिले और एनिहिलेट होकर इन्होंने एक एनर्जी का फोटोन बना लिया, और वो फोटोन की एनर्जी कितनी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, व्हाट वर द काइनेटिक एनर्जीज बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी क्या थी टकराव से पहले। तो इस सवाल में डायरेक्ट इन्होंने सारी वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी हुई है, तो ये एक्जैक्टली बुक की एग्जाम्पल वाला सवाल है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें भी आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने इसमें सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है 2m0c²। क्यों कि आपके पास पहले दो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जो उनकी रेस्ट एनर्जी है जो कि दोनों की सेम एनर्जी होती है, तो वो 2m0c² प्लस दोनों मूव करते जा रहे हैं एक दूसरे में टकराए, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी तो सवाल में भी बोला है सेम है, तो दोनों 2k हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर में आपको जो एनर्जी मिलेगी वो याद रखना, जब एनिहिलेशन होता है तो उस सूरत में 2 फोटोन रिलीज होते हैं, और दोनों फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल होगी। जैसे जो जो एनर्जी आपके पास बिफोर कोलिजन है उतनी ही एनर्जी आपको आफ्टर कोलिजन मिलेगी, लेकिन वो 2 फोटोन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो लिहाजा आपको 2e मिलेगा, 2 मतलब 2 फोटोन की एनर्जी। ठीक है बेटा, तो लिहाजा अब उसने आपको बोला है कि जो फोटोन रिलीज हुआ ना, जो मतलब जो फोटोन एक फोटोन की एनर्जी उसने बताई है कि अगर आप इस सवाल में आके दोबारा देखें तो उसने यहाँ बोला भी है कि प्रोड्यूसिंग 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी बताइए 2.5, तो लिहाजा आप यहाँ पे क्या रखेंगे 2.5, और सारी वैल्यूज़ को आपने पुट किया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख के, और ये हो जाएगा 1.002 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 के इक्वल टू ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से आपने खाली क्या करना है, सिंप्लीफाई करके आपने के को अलग करना है। जब आप यहाँ से के को अलग करेंगे तो के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की सेम है, तो वो एनर्जी आपको मिल जाएगी 1.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर ये सवाल ऐसा यूनिट्स में दिया जाता है तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से करने से मैंने पहले वाला बताया, और एट दी एंड जब आपका आंसर जूल में आ जाएगा तो आपने उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छा देखो, अब डी ब्रोय का सवाल मैंने आपको समझाया था ना, उसी के सवाल का न्यूमेरिकल है, कह रहा है एक पिक्चर ट्यूब है टीवी की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम को हम एक्सेलरेट करते हैं ना स्क्रीन तक पहुंचाने में, तो उसको हमने 12,000 का वोल्ट का पोटेंशियल दिया, और इलेक्ट्रॉन बीम फास्ट मूव करके आगे बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम में जब इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ किस तरह की वेव बनाएगा, वो वेव हमें मालूम करनी है। तो एक प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, सब कुछ गिवन है। तो आओ सब इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में आपके पास देखो डेटा क्या है कि 12,000 वोल्ट का आपको पोटेंशियल है, लैम्डा आपको मालूम करना है, एच गिवन है, ई गिवन है, एम नॉट गिवन है। अब आपने डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, बट ये कैसे बनेगा देखो। आपको पता था कि एच बराबर होता है अपॉन लैम्डा बराबर होता है किसके,
H/mv के यहाँ शॉर्ट करता हूँ। आपको पता था कि जो लैम्डा होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है H/mv के, यानी मास और वेलोसिटी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास अमूमन रेस्ट मास हम लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैं एम नॉट कहूँ या एम कहूँ, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव नहीं कर रहा कि उसका मास कोई बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। तो लिहाजा इसके मास को आप एम नॉट या जो आपका एक्चुअल मास है इलेक्ट्रॉन का वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पीड क्या है, तो स्पीड निकालने के लिए हमने स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है 2√2 EV/m0। ये जो E है वो चार्ज है, V जो है वो पोटेंशियल है। इस फार्मूले को अगर आप ऊपर वाले फार्मूले में V की जगह रख देंगे बेटा, तो आपको ये शक्ल दिखाई देगी जो तीसरे स्टेप में। यहाँ से आपने क्या करना है, जो बाहर एम नॉट रखा हुआ उसको भी रूट के अंदर ले आना है, लेकिन उसको रूट के अंदर लाने के लिए आपको उसके ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास डायरेक्ट ये वाला फार्मूला बनेगा, जो आप यहाँ डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये डेरिवेशन करी है, लेकिन ये फार्मूला H/2m0 EV। एम नॉट अगेन इलेक्ट्रॉन का मास, E चार्ज, B उसकी वेलोसिटी। तो इसलिए मैंने बोला ये कोई रिलेटिविस्टिक मास नहीं है, ये उसका रेस्ट मास ही काउंट होगा। तो H कांस्टेंट है, डिवाइड बाई 2m0, E गिवन था, 12,000 वोल्ट का पोटेंशियल गिवन था। इन सबको फॉर्मूले में रख के आपने आंसर निकाल लिया, तो आपका आंसर -12 एक्सपोनेंट में आएगा। बट आप चाहें तो उसको -11 भी बना सकते हैं, या आप अपने आंसर को जैसा है वैसे छोड़ सकते हैं। बट -11, -12 के या -13 के अराउंड आंसर आ सकता है एक्सपोनेंट में, क्योंकि बुक में यही सवाल गिवन है, उसमें 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल बताया। तो आप बुक वाला सवाल भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, और अगर वैल्यू बदल के आती तो भी मेथड यही रहेगा, और इस तरह वेवलेंथ आपकी आ जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, तो बेटा कॉम्पटेन इफेक्ट में क्या होता है कि आर्थर हॉली कॉम्पटेन नामी बंदे ने 1923 में ये बात कंफर्म की कि फोटोन एग्जिस्ट करता है। जिससे फोटोन कंफर्म किया बाय स्टडिंग द स्कैटरिंग ऑफ हाई एनर्जी फोटोन। उन्होंने क्या स्टडी किया कि हाई एनर्जी फोटोन, जो एक्सरे फोटोन, उनकी स्कैटरिंग को विद द इलेक्ट्रॉन स्टडी किया। इट इज़ सफिशिएंट टू एनालाइज द स्कैटरिंग प्रोसेस सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बता रहे हैं कि सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हम इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई रिलेटिविटी का इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो एक सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम इस पूरे फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एट रेस्ट फॉर हाई एनर्जी फोटोन। कहा एक इलेक्ट्रॉन को हमने माना कि वो रेस्ट में है, और उस इलेक्ट्रॉन से हमने ट्रीट करवाया। ट्रीट यानी कि बड़ी केस का मतलब हमने बेसिकली कोलिजन कराया है किस चीज़ से, एक हाई एनर्जी फोटोन से। बम्बार्ड कह सकते हैं, बम्बार्डमेंट कराई है। द फोटोन अप्रोचेस टुवर्ड इलेक्ट्रॉन विद फ्रीक्वेंसी v1। और जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के पास जब पहुंचता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी v1 होती है, और फिर स्कैटर हो जाता है एट एन एंगल थीटा। यानी टकराने के बाद स्कैटर हो जाता है, डेविएट हो जाता है, फैलने नहीं बोलूँगा, मतलब बैंड हो जाता है, या आप ये कह लेंगे डेविएट हो जाता है किसी एंगल पे, थीटा पे, और डेविएट होकर उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। सो विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी v2 द फोटोन एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आर Hv1 Hv2। देखो, टकराव से पहले इसकी एनर्जी Hv1 होती है, टकराव के बाद Hv2 हो जाती है, तो एनर्जी कम हो जाती है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाती है। whereas the corresponding momentum are Hv1 by c and Hv2 by c। और टकराव से पहले का मोमेंटम Hv1 by c, टकराव के बाद Hv2 by c है। अच्छा, द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन आर। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के भी टकराव से पहले, टकराव के बाद जो एनर्जी और मोमेंटम है वो इस तरह से यूज़ होगा कि जो एनर्जी है वो m-m0c² है एंड एम वी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो टकराव से पहले तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा 0, बट टकराव के बाद एम वी होगा। टकराव से पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, वो m0c² होगी, टकराव के बाद mc² हो जाएगी। तो ये दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होगी, बिकॉज ये इलास्टिक कोलिजन कंसीडर किया जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे हम दो तरह से बात करेंगे। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट और अक्रॉस द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बात करेंगे। ये देखो, फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से जब हिट करेगा और स्कैटर हो जाएगा, तो जो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है ना, वो 2 डायमेंशन में यूज़ होगा, एक्स और वाई में। ठीक है, तो जब फोटोन इंसिडेंट करके किसी एंगल थीटा पे, इस डायग्राम में जो थीटा वाला एंगल है वो फोटोन के लिए लिया गया है, और फाई वाला एंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिया गया है। इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे और फोटोन को स्कैटर्ड फोटोन देंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं
वो वाला मोमेंटम जो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होगा, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस होगा। तो देखो टकराव से पहले फोटोन का मोमेंटम hv1c था, लेकिन उसके कॉस कंपोनेंट से बात करेंगे तो कॉस जीरो था, बिकॉज वो स्ट्रेट अलोंग द एक्स एक्सिस चलता हुआ आ रहा था, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो जीरो ही था। नाउ आफ्टर कोलिजन जब फोटोन स्कैटर हो गया तो कितने एंगल पे स्कैटर हुआ, थीटा पे हुआ ना, तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, साइन और कॉस, तो hv2 बाई सी कॉस थीटा। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्योंकि mv होगा तो उसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, तो उसका कॉस कंपोनेंट mv cos phi होगा। फिर अगली इसको आगे सॉल्व किया तो hv1 बाई सी कॉस जीरो, क्योंकि वन होता है तो hv1 बाई सी हो जाएगा इक्वल टू hv2 बाई सी कॉस थीटा प्लस mv cos phi, इक्वेशन नंबर 1। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अक्रॉस द लाइन, अक्रॉस का मतलब है अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस किस तरह से जाएगा, ये ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ नहीं शो कर रहा है बट आपको दिख रहा है कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फोटोन जो है ना वो एक्स और वाई के बीच की 2 डायमेंशन में चल रहा है, तो इनके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम अक्रॉस द लाइन होगा वो पहले hv1 बाई सी साइन जीरो होगा, क्योंकि y कंपोनेंट है, और इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम जीरो ही था शुरू में। टकराव के बाद फोटोन का मोमेंटम hv2 बाई सी साइन थीटा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का mv साइन फाई हो जाएगा। फाई एंगल इलेक्ट्रॉन के लिए लिया गया है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए, और थीटा स्कैटर्ड फोटोन के लिए। अच्छा, फिर आगे सॉल्व किया तो साइन जीरो, क्योंकि जीरो होता है तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू hv2 बाई सी साइन थीटा माइनस mv साइन फाई, इक्वेशन 2। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक ही इक्वेशन बनेगी, बिकॉज एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं बनते। तो टकराव से पहले फोटोन की एनर्जी hv1 थी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर थी। तो इलेक्ट्रॉन टकराव से पहले रेस्ट में था, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, हम रेस्ट एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में था तो उसकी रेस्ट एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर होती है। और फिर टकराव के बाद फोटोन की एनर्जी hv2 हो गई, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, यानी उसने कुछ एनर्जी गेन करी होगी ना। तो ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी में बताया जा रहा है। बेसिकली देखो, ये जो m माइनस एम नॉट है इसका मतलब है डेल m। ये डेल m क्या है कि जब वो रेस्ट से किसी स्पीड को गेन करेगा तो उसमें रिलेटिविस्टिक फैक्टर्स आ जाएंगे। ये वो वाली कहानी है, रिलेटिविस्टिक फैक्टर वाली कहानी है। यहाँ पे डेल m लिखना चाहिए, बट हम यहाँ पे m माइनस एम नॉट लिख रहे हैं, और सी स्क्वायर, यानी स्पीड इंक्रीज, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो एनर्जी उसके वेलोसिटी के बढ़ने की वजह से बढ़ेगी, ठीक है। नाउ फिर हमने करना क्या है, हमने इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसकी सॉल्यूशन हमें शो कराने की ज़रूरत नहीं है, बट इनको इस तरह सॉल्व किया कि काफ़ी सारे फैक्टर्स में से एलिमिनेट करने के बाद हमने खाली u1 और u2 का और cos थीटा का यूज़ करना है। तो एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास इसके सॉल्यूशन के बाद ये एक टर्म आएगी जो आपने डायरेक्ट ऐसे ही लिखनी है। अब आपको सॉल्यूशन की नीड नहीं है, बिकॉज हमारे में इसके डेरिवेशन को यूज़ नहीं करा गया। तो देखो बेटा, वन बाय सॉल्व करने के बाद, क्योंकि इनमें हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कराया होगा, ठीक है, समथिंग इस तरह से, ये वन बाय u2 वन बाय v2 माइनस वन बाय v1, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, इक्वल टू h बाय एम नॉट सी स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है। ये कहाँ से आई है, इसका जवाब सीधा सा ये है कि इन तीनों इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियसली कह लो, या पहले दो को फिर दूसरी को तीसरी से, इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमने इस इक्वेशन तक पहुँचे। यहाँ से आपको पता है कि v बराबर होता है एफ लेमडा के, v की जगह c लिया हुआ। जब c इक्वल टू एफ लेमडा होगा तो यहाँ से आप 1 बाई वी को अलग करें, यानी 1 ओवर फ्रीक्वेंसी को अगर आप अलग करेंगे तो 1 ओवर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा लेमडा बाई सी। तो ऊपर जहाँ जहाँ 1 ओवर v लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1 ओवर v की जगह लेमडा बाई सी आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1 बाई v2 की जगह पे आएगा लेमडा 2 बाई सी, और 1 बाई v1 की जगह पे आएगा लेमडा 1 बाई सी, और बराबर में जैसा वैसे ही रहेगा। फिर इन दोनों में से हम 1 बाई सी कॉमन ले लेंगे। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया तो आप कर सकते हैं, 1 बाई सी कॉमन लेंगे। फिर आपको पता है कि जो नीचे जो कॉमन लिया था हमने सी, वो बराबर में जाके, बराबर में, क्योंकि एच, हाँ ठीक है, जो 1 बाई सी लिया था ये एक सी से, ये इस वाले सी से, ये इस वाले सी से, ये वाले सी एक कट जाएगा। तो देखो हमारे पास बचेगा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इक्वल टू h बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। और लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 का मतलब है शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और इसी को डेल लेमडा कहेंगे, इसको कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं, इक्वल टू h ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ दिस इक्वेशन इज द फेमस कॉम्पटन फॉर्मूला फॉर इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। यानी ये इक्वेशन हमें बताती है कि फोटोन की वेवलेंथ में कितना इंक्रीज आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, याद रखना, इस एंगल, स्कैटरिंग एंगल थीटा पे, जिसका जिक्र ऊपर एमसीक्यूज में भी किया था, ठीक है।
नाउ एंड ऑफ फैक्टर, ये जो फैक्टर h बाय एम नॉट सी है ये कांस्टेंट फैक्टर है, बिकॉज h का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास, c का मतलब है इस लाइट की स्पीड। तो इस पूरे फैक्टर को बोलते हैं कॉम्प्टेंस वेवलेंथ, और ये इक्वल हो जाता है लैम्डा सी के, बिकॉज इसके यूनिट्स इक्वल टू वेवलेंथ ही बनते हैं। तो इसकी जगह लैम्डा सी पुट कर देंगे, और लैम्डा सी एक कॉम्प्टेंस वेवलेंथ कहलाता है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। ये आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको याद भी रख सकते हैं, या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके डायग्राम आपने यहाँ पे लाजमी बनानी है, ठीक है बेटा। तो ये आपका कॉम्प्टेंट इफेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मैंने क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके उसका लिंक दिया है, उस लिंक को वॉच करके आप मेरी ही फोटो इलेक्ट्रिक की वीडियो को, डिटेल वाली वीडियो को आराम से देख लेंगे, आपको वहाँ से आराम से समझ आ जाएगा। और ये इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नोट्स हैं, जिसके अंदर हमने तकरीबन काफ़ी डिटेल टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन है, ग्राफिकल रिजल्ट्स हैं, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो जो चीज़ें अच्छा, इसमें ख़ास तौर से आपने फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन वगैरह, और ये ग्राफिकल रिजल्ट्स, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करनी है। इसके अलावा इसमें 5 टर्म्स पूछी जाती हैं, जो कि बेसिकली मैंने अपने नोट्स में नहीं दी हुई हैं, लेकिन जो लिंक मैं आपको दूंगा उस लिंक में जो मैंने वीडियो एक्सप्लेन करी है उसमें वो सारी टर्म्स मैंने बताई हैं। और वो जो वीडियो आपको मैंने लिंक में दी है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ सारी वो जो 5 डेफिनेशन होती है, थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उन सब की डेफिनेशन है डिस्क्रिप्शन में लिखी है। तो आप वहाँ से वो भी कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे।